जय श्री महाकाल दोस्तों। 2025 का वार्षिक परीक्षा का पेपर मध्य प्रदेश बोर्ड का जो अपन देख रहे थे उसमें अपन जो है 20वें प्रश्न तक पहुंच गए थे। अपन ये 20वां प्रश्न आखिरी वाला जो अपन ने हल किया था। इसके बाद में अपन जो है 21वां प्रश्न देखते देखते देखो, ये दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है। तो देखो, मैंने चार प्लेलिस्ट में चार भाग बनाए इसके, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो था। तो इसलिए आपको चारों देखना बहुत ही जरूरी। प्यारे दोस्तों, पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार से पूछा जाता है, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले अभी नए सत्र 26-27 के लिए आपको इसको देखकर पढ़ाई करना है। प्यारे दोस्तों, आपको गधा हमाली नहीं, इसलिए ध्यान रखो। आप पेपर हल करके देखोगे या फिर इसको आप 2-3 बार देखो, जरूरी नहीं है कि आपको जो ये समझ ना आ जाए। क्योंकि आपने जो है पूरी गणित जो है पढ़ नहीं रखी है। तो आप बिल्कुल इसको देखिए और फिर स्टार्ट करें पढ़ाई, ताकि आपके उस चैप्टर में उससे संबंधित अगर क्वेश्चन आएंगे तो किस प्रकार पूछे जाएंगे वो आपको जानकारी रहेगी। और मैंने पूरी गणित जो है देखो, मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्ट लर्न। प्ले लिस्टें बना बनाकर सारे के सारे चैप्टर जो और नए भी अभी डल रहे हैं, ऐप में भी आपको मिल जाए, फ्री वाले में भी है और पेड कोर्स में भी है। पेड कोर्स में तो बहुत ज़्यादा है, आप उसको भी लेना चाहे ले सकते हो। तो चलो देखते देखिए, अब अपन 21वां देखते। देखो 21वां बहुत ही आईएमपी। देखो, पहली बार ऐसा हुआ है, इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों प्रश्न अल्टरनेट आ गए। ठीक है, आपके ये जैसे ये 21वां है और उसमें आपके 22वां 8वां प्रश्न था, 8वां और 9वां प्रश्नावली से 8वां 9वां दोनों जो है पहली बार जो है दोनों एक साथ आए, आपके लगातार आए, ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, 22वें थे ये पेपर के आपके। लेकिन आपके जो प्रश्नावली 9.1 है उसमें दोनों 8वां और 9वां दोनों एक साथ पहली बार आए। देखो, तो देखते देखिए, एक पेडस्टल है, मूर्ति रखने का जो स्थान होता है उसको अपन पेडस्टल कहते हैं। तो क्या कह रहा है, एक पेडस्टल है, क्या आपके प्रश्न है, क्या कह रहा है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 2 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडस्टल के शिखर पर 2 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रहा है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रहा है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री दे रहा है। तो बोल रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और देखो, सबसे बड़ी बात इसने दे रखी है, √3 का मान 1.732 होता है, √2 का मान 1.414 होता है। जबकि देखो, आपके जो बुक है मध्य प्रदेश बोर्ड की, उसमें सारे प्रश्नावली में जो आंसर दे रखे हैं बिना वर्गमूल के मान के दे रखे हैं। प्यारे दोस्तों, √2 √3 का बिना मान रखे हुए दे रखे हैं। तो इसलिए आपको पूरा हल करना जरूरी है, ये ध्यान रखना है अपने को। वर्गमूल ये तो आपके जो है देखो, अगर इस प्रकार से मान दिया जाता है और आखिरी में आप जो है लापरवाही कर लेते हो, 1 नंबर आपका गायब हो जाएगा। इसलिए आपको जरूरी है पेपर देख के स्टार्ट करना, ताकि आपको पता चलेगा कैसे पूछा जाएगा, कहाँ तक पूछा जाएगा। एनसीईआरटी में अपने जो प्रश्नावली में जो पीछे पीछे जो है आंसर दे रखे हैं वो √2 √3 का बिना मान रखे हुए दे रखे हैं। आप चाहे देखना। चलो देखते देखे इसको। क्या कह रहा है, एक पेडस्टल के शिखर पर 2 मीटर ऊंची एक मीनार है। चलो अपन पेडस्टल बना लेते हैं पहले। उसने क्या कहा है, एक पेडस्टल के शिखर पर 2 मीटर ऊंची एक मीनार है। ये साहब आपके पेडस्टल है, अपन ने ये पेडस्टल बना लिया साहब। ठीक है, ये आपके पेडस्टल है। क्या कह रहा है, एक पेडस्टल के शिखर पर 2 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ऐसा कहा है। ठीक है, इसके ऊपर जो है आपके 2 मीटर ऊंची ये मूर्ति अपन मान लेते। चलो, ये मूर्ति अपन अलग कलर से बना ली अपन ने। ये है आपकी मूर्ति, 2 मीटर ऊंची मूर्ति बना दी इसको अपन ने। चलो, पेडस्टल के शिखर पर। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, मूर्ति। और ये हो गया आपके पेडस्टल। पेडस्टल हो गया ये आपकी। ठीक है, क्या कहा है, एक पेडस्टल के शिखर पर, ये पेडस्टल हो गया, ये इसका शिखर हो गया, शिखर पर 2 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यानी कि मूर्ति की ऊंचाई भी दे दी इसने, 2 मीटर है। मूर्ति की ऊंचाई किसने कितनी दी इसने, 2 मीटर है। और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री दे रहा है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री दे रहा है। तो और पेडस्टल की ऊंचाई पूछी है। देखो यहाँ पर ये अपन ने
यहाँ पर भूमि बना ली, चलो यहाँ पर अपन भूमि बना लेते हैं। ये अपन ने भूमि बनाई, देखो ये ये अपन ने भूमि बनाई। ये भूमि का एक बिंदु हो गया आपके। ये आपके क्या हो गया, भूमि का एक बिंदु। ये भूमि का एक बिंदु हो गया। ये पेडस्टल है, पेडस्टल को नाम दे दिया अपन ने ए बी, और मूर्ति को नाम दे दिया अपन ने बीसी। बीसी मूर्ति हो गई आपकी, ए बी पेडस्टल हो गया, मूर्ति हो गई आपकी बीसी। वो क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण तो दिया उसने, देखो 60 डिग्री। इस बिंदु से मूर्ति के, ये मूर्ति है, इसका शिखर ही है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दिया है इसने, देखो 60 डिग्री। इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो दिया है वो कितना दिया है इसने, 60 डिग्री दिया है। मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है इसने 60 डिग्री दिया है, ठीक है। और फिर क्या कहा उसने, उसी बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी बिंदु से देखो आपके पेडस्टल का जो शिखर है इसका उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री, ऐसा कह रहा है। पेडस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो क्या कहा है इसने, 45 डिग्री है। ये वाला जो कोण है आपके 45 डिग्री है। तो उसने पेडस्टल की ऊंचाई पूछी है प्यारे दोस्तों। चलो अब अपन जो है हल शुरू करते हैं। तो अपन ने देखो पेडस जो पूछा जाता है वो अपन मानते हैं, तो अपन मान लेते हैं, माना कि पेडस्टल की जो ऊंचाई है आपके यहाँ से, ये जो पेडस्टल की जो ऊंचाई है इसको अपन ने एच मान लिया। माना कि पेडस्टल की जो ऊंचाई है वो क्या है, एच है, एच मीटर है। ए बी बराबर एच मीटर है, अपन ने मान लिया, ठीक है। आपकी 21वां प्रश्न है, माना कि पेडस्टल पेडस्टल की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर है, ये अपन ने मान लिया। जो पूछा जाता है वो मानते हैं अपन, तो मान लिया अपन ने पेडस्टल की ऊंचाई भी बराबर एच है, ठीक है। और देखो ये ना तो दिया इस बिंदु की दूरी, इसको अपन ने पी नाम दे दिया। पी से ए की दूरी ना तो दी है ना पूछी है, अपन इसको चित्र में ही एक्स मीटर मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है। और देखो मूर्ति की ऊंचाई 2 मीटर दे रखी है, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें अपन ने लिख रखा है, ठीक है। मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई, ऊंचाई बीसी बराबर दे रखी इसने 2 मीटर है, ठीक है। अब इससे ज्यादा आपने को लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। देखो अब आपको दो त्रिभुज लेना है, पहला वाला ये त्रिभुज ले लेते हैं, एबीसी वाला त्रिभुज लिया अपन ने, दो त्रिभुज बन रहे हैं, और एक और ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, दोनों त्रिभुज लेना है, ठीक है। ये पहले 45 वाला लेंगे, 45 के एंगल वाला, क्योंकि 45 में टेन 45 का मान एक होता है, उसमें लंब और आधार दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि ये एच है तो ये भी एच आ जाए, एक्स का मान भी एच की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए, एक्स और एच, ठीक है। तो अपन ने ले लिया कौन सा, पी ए बी में त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी ए बी ले लिया, लिखा अपन ने समकोण त्रिभुज पी ए बी में, समकोण त्रिभुज पी ए बी लिया अपन ने। तो देखो ये कोण 90 का बनेगा आपके, 90 के सामने का कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा कर्ण होता है। और ये 45 का कोण है, 45 के सामने का क्या हो जाएगा, लंब। जो आप न्यून कोण लोगे उसके सामने का लंब, बचा जो आधार रहेगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो कोण प्रयोग करेंगे उसके सामने का लंब रहेगा। तो वैसे तो इनमें अधिकतर में अपन टेन ही प्रयोग करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया इसमें, टेन, तो टेन 45 प्रयोग करेंगे, तो टेन 45 करेंगे, और 45 के सामने का इसमें लंब होगा, कोण के सामने का। जो कोण अपन त्रिकोणमितीय अनुपात में लेंगे डायग्राम में उसके सामने का लंब रहेगा। और 90 के सामने का तो कर्ण फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, बचा जो क्या हो जाएगा आपकी आधा। तो देखो अपने को ना तो देखो कर्ण दिया है, ना ही इसने पूछा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। पेडस्टल की ऊंचाई पूछी है अपने को, ठीक है। और ये आधार दोनों में आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ रहेगा, इसलिए इन दोनों से मतलब रखा। तो देखो आप लंब बटे आधार भी कर सकते हो, आधार बटे लंब भी कर सकते हो। लंब बटे आधार करोगे तो मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात 10 होगा, लंब बटे आधार। और अगर आधार बटे लंब करोगे तो 10 का उल्टा कोट होता है, तो भाई सीधे ही ले लेते हैं अपन, ठीक है। अपन ने 10 ले लिया, देखो 10 लिया क्यों, क्योंकि मैंने लंब में आधार का भाग लगाया, और लंब बट्टे आधार क्या हो जाएगा आपके 10, 10 45 का प्रयोग कर लेते। ये 10 होता है आपके, देखो
लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, टेन क्या हो जाएगा आपकी लंब बटे आधार। देखो लंब बटे आधार लिया इसीलिए तो टेन लिखा अपन ने। तो टेन लंब तो क्या है ए बी और आधार पी ए, क्या है आपकी ए बी बटे क्या हो गया पी ए। ठीक है, ये आपके कोई जरूरी नहीं लिखना, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो ए बी बटे पी ए, या ए पी भी लिख सकते हो पी ए भी लिख सकते हो। और टेन 45 का मान देखो आप त्रिकोणमिति सारणी, अब गजब के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सूत्र उसमें भी डाल रखे अपन ने, ऐसे भी डाल रखा है अपन ने। त्रिकोणमिति के लिए जो सारे जो है फार्मूले मान याद करना, इनकी ट्रिकें सब बहुत इतनी सरल विधि से बता रखी मैंने कि आप भूलना चाहोगे फिर भी जबरदस्ती याद हो जाएंगे। आप जरूर देखें, गजब के महत्वपूर्ण सूत्र आपके जो है देखना, उसमें जो है आपके जो है चैनल में ये प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें देखना आपके 8 प्रश्नावली में है ये। तो आप देखिए टेन 45 का मान एक होता है, तो टेन 45 की जगह तो अपन एक लिख दें, एक लिखा। और ए बी का मान अपन ने एच माना, यहाँ एच लिख देंगे और पी ए की जगह एक्स लिख देंगे। तो क्या आया देखो एच बटे एक्स, एक्स का गुणा एक में करूंगा तो एक्स बराबर क्या हो गया एच। यानी कि कहने का अर्थ है कि लंब और आधार आपके दोनों के आ गए बराबर, एच और एक्स दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण, नाम दे दी इसको। जहां भी एक्स आएगा वहां एच लिख सकते हैं। क्यों एक्स की जगह एच ही क्यों लिखना है, क्योंकि अपन ने पूछा जो माना है एच माना है, तो एच के पदों में आना चाहिए। जहां भी एक्स आएगा तो एक्स की जगह एच लिख देंगे, एच का मान निकाल लेंगे तो एच का आंसर आ जाएगा। इसलिए अपने को ध्यान रखना है। तो अब ये वाला देखो बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं एपीसी में, समकोण त्रिभुज एपीसी में, समकोण त्रिभुज एपीसी में, इसमें भी देखो ये 60 के सामने का लंब हो जाएगा, 90 के सामने का एक कर्ण फिक्स बचा, जो आधार तो वही लंब बटे आधार होगा। लंब बटे आधार इसमें टेन टेन 60 होगा, लेकिन ये क्योंकि ये बड़ा वाला एंगल लिया 60 होगा, तो ये लिखा अपन ने टेन 60, टेन 60। ये लंब बटे आधार ये भी होगा, लंब तो क्या हो गया एसी और आधार हो गया पीए, एसी बटे क्या होगा पीए। लंब में अपन ने क्या किया आधार का भाग लगाया। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट मान भी लिख सकते थे। ये तो क्या है h और ये दो, तो h प्लस दो हो जाएगा, ये पूरा ac का मान क्या हो जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट ये लिख सकते थे h प्लस दो। और देखो pa का मान कितना है, देखो आपके x, चाहो तो x की जगह आप चाहो तो h भी लिख सकते थे डायरेक्ट ही। टेन 60 का मान देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, टेन 45 का एक होता है, लेकिन टेन 60 का मान वही सारणी में देखना पड़ेगा, टेन वाली लाइन में आपको 60 के नीचे देखना है, तो इसका मान √3 आता है। ठीक है, तो टेन 60 की जगह अपन ने √3 लिख दिया, ये h प्लस दो ऐसे लिख दिया। और देखो आपके x और h तो दोनों बराबर है, तो x की जगह h लिख दिया, या लिख सकते हो समीकरण एक से मान रखने पर, मान रख दिया साफ समीकरण एक से। तो देखो अपन h का गुणा √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3h हो जाएगा। इधर क्या बचा देखो h प्लस दो, प्लस का h इधर आएगा आपके देखो माइनस का h हो जाएगा। ये प्यारे दोस्तों यहाँ पर प्लस का h हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस का एच इधर आया माइनस का एच हो गया, तो क्या है यहाँ पर देखो √3 एच तो पहले से ही था, ये एच इधर आ गया, इधर क्या बचा दो, इधर आपके क्या बच गया दो, ये दो बच गया इधर। प्लस का एच इधर आया माइनस का एच हो गया, √3h प्लस √3h माइनस एच हो गया बराबर दो। देखो दोनों में रूट एच है, एच कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा आपके देखो √3 माइनस एक बच जाएगा, बराबर क्या आ रहा दो, ये इधर आएगा तो बटे में इसके दो के बटे में क्या आ जाएगा √3 माइनस एक आ जाएगा, इधर गुणा किया इसके बटे में। अब इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी कि देखो हर अगर
परिमेय संख्या नहीं है तो उसको परिमेय बनाना होता है तो बीच में जो भी चिन्ह होता है दो पद वाली में, बीच में देखो माइनस है तो प्लस लगाकर इससे गुणा भाग कर देना होता है। ठीक है, और अगर प्लस होता तो माइनस लगा देते। तो यहाँ देखो दोनों में अपन ने क्या किया, माइनस था तो प्लस लगा दिया, माइनस था प्लस लगाया और गुणा भाग कर दिया। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर ऐसा करने से क्या होता है, हमेशा ये ही फार्मूला लगेगा सर्व समीका, ए माइनस बी ए प्लस बी वाली सर्व समीका लगेगी, जो क्या होती है देखो ए वर्ग माइनस बी वर्ग हो जाएगी। इस सर्व समीका का अपन प्रयोग करेंगे तो एच तो ऐसे लिख दिया, ये दो भी ऐसे लिखा, √3 + 1 हो जाएगा। और यहाँ देखो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, √3 और इसकी जगह 1 लिखेंगे, तो ये इसका मान क्या आएगा, ए की जगह √3 बी की जगह 1, ए की जगह √3 बी की जगह 1, ए की जगह √3 लिखूंगा, वर्ग है तो वर्ग कर दूंगा, माइनस बी की जगह 1 लिख दूंगा, वर्ग है तो वर्ग। तो इसका मान देखो ये आएगा और वर्ग से वर्ग में हट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा और -1 का वर्ग 1 ही होगा। और देखो 3 में से 1 घटेगा, 2 हो रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, इससे ये कट, 3 में से 1 घटा 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो आपके एच का मान क्या आएगा देखो, √3 + 1। लेकिन देखो गजब की बात तो ये है कि उसने √3 का मान भी अपने को दिया गया है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। √3 का मान भी इसने दे दिया गया है अपने को, ठीक है, 1.732। तो यहाँ पर इसका मान क्या लिखेंगे देखो, 1.732 +1 लिख दिया, एच बराबर क्या होगा, 1 में 1 जुड़ जाएगा 2, 2.732 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कि आपके आंसर आ गया। अतः अतः पेडस्टल पेडस्टल की ऊंचाई क्या आएगी, 2.732 मीटर होगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपके जो है बहुत ही प्यारा सवाल था। ठीक है, आपके जो है वार्षिक परीक्षा पेपर में जो है, वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 का है ये, मध्य प्रदेश बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न है। चलो देखते हैं, बड़ा जरूर है लेकिन कोई ज्यादा भारी भरकम नहीं है। देखो इसके अथवा में ये पूछा गया था, ये 9वां प्रश्न था, वो 8वां था आपके, ये आपके 8वां प्रश्न आ जाए, ये 9वां प्रश्न था आपके बुक का। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो डबल रिपीट करके देखना है, समझना जरूरी है। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो मैं तो कहता हूँ कि पूरी प्लेलिस्टें बना बनाकर पूरा मैंने जो है चैप्टर अपलोड कर रखा है, 9, 8, 9, पहले 8 देखे फिर 9 देखे, तो फिर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और फार्मूले भी देखे, कैसे समझा रखे मैंने, कैसे याद रखना है उसको, तो आप जो है जरूर देखिए। देखो अब आपके ये वाला प्रश्न आ गया बहुत ही प्यारा। ठीक है, ये आपके 21वें के अथवा वाले में, क्योंकि अथवा वाले भी कर रहे हैं इसीलिए इसके 4 भाग बनेंगे आपके वीडियो के जो प्लेलिस्ट में, 4 भाग मिलेंगे। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है, एक मीनार है उसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 45 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात की। मतलब एक तो भवन है और एक मीनार है आपके यहाँ पर। चलो, एक तो भवन बनाना है अपने को और एक मीनार बनानी है। एक मीनार के पाद बिंदु से, चलो यहाँ पर पहले अपन मीनार बना लेते हैं, मीनार बना ली साहब, मीनार है यहाँ पर, बना दी अपन ने। और ये यहाँ पर आपके भवन है, यहाँ पर अपन ने भवन बना, ये भवन बना, ठीक है, ये भवन है, ये तो आपकी क्या है, मीनार, ये आपकी क्या हो गई, मीनार, ये आपकी मीनार हो गई। और ये हो गया आपके भवन। ठीक है, ये क्या हो गया आपके भवन। ये आपके भवन हो गया, ये आपके क्या हो गया, भवन, ये हो गया आपके मीनार। अब वो क्या कह रहा है,
एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का देखो पाद बिंदु हो गया आपकी, ठीक है, ये क्या हो गया आपके मीनार का पाद बिंदु हो गया, और ये शिखर हो गया, ये भवन का पाद बिंदु, ये भवन की शिखर हो गया। तो क्या कहा उसने, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है दे रहा है वो 30 डिग्री है। ये जो मीनार का पाद बिंदु है, इससे भवन की शिखर का जो उन्नयन कोण है, मीनार के पाद बिंदु से भवन की शिखर का उन्नयन कोण दिया उसने 30 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री दिया। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या कह रहा है, 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ये बहुत ही प्यारी बात है। ये भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना दिया है इसने, ये 60 डिग्री। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, इनकी परिभाषाएं भी मैंने जो है आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में 9 प्रश्नावली जो है स्टार्ट करी, उससे पहले प्लेलिस्ट में देखना आप सारी परिभाषाएं, ठीक है। क्षैतिज रेखा क्या 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 होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होती है, सारी परिभाषाएं भी मैंने लिख रखी। आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, इतना मस्त समझ में आएगा, आप भी कहोगे वाह सर क्या बात है। ये चलो बात तो कुछ भी नहीं है, सवाल याद करना है। तो देखो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रहा है, वो 60 डिग्री है। 60 डिग्री जैसा आप भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और मीनार की ऊंचाई 45 मीटर है। ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है, 45 मीटर है। 45 मीटर है, ध्यान रखना इसकी मीनार की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, भवन कितना ऊंचा है साहब, एच मान लो इसको, इसको एच मान लो, ठीक है। पहले मीनार दी थी तो मीनार की ए बी मान ली, फिर भवन दिया था, भवन की अपन ने पी क्यू ले लो साहब, ठीक है, अलग अलग भी ले सकते हो। तो देखो इस 45 से इसको निकाल लो, इससे फिर इसको निकाल लो, इधर से इधर चलना पड़ेगा, पहले ये वाला त्रिभुज लेना। पहले सबसे पहले मान लो भवन की ऊंचाई पी क्यू बराबर एच मीटर है, जो पूछा जाता है अपन वो मानते हैं, तो अपन मान लेते हैं, ठीक है। मान लिया अपन ने, माना कि माना कि भवन की भवन की ऊंचाई भवन की ऊंचाई पी क्यू बराबर एच मीटर है। ये अपन ने मान लिया, ये जो भवन है इसकी ऊंचाई पी क्यू बराबर कितनी है, बोलो एच मीटर है। ये मान लिया अपन ने साहब, भवन की ऊंचाई पी क्यू बराबर कितनी है, एच मीटर है। भवन की जो ऊंचाई है अपन ने इसको पी क्यू बराबर एच मीटर मान लिया, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई इसने 45 मीटर दे रखी है, तो अपन लिख सकते चाहो तो मीनार मीनार क्या है, ए बी बराबर कितनी है, 45 मीटर है साहब, 45 मीटर, ठीक है ना। तो पूछा है, ये इसको पूछा नहीं है, ये तो दिया हुआ है साहब, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, कौन सा, पी ए बी या बी ए पी में, बाप में ले लेते, चलो बाप त्रिभुज है ये भी साहब, हो सकता है तो बी ए पी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी ए पी में, ये बाप में देखते साहब। बाप में क्या होता है, देखो ये 60 का कोण आएगा, इस त्रिभुज में 60 का कोण आ रहा है, तो देखो 60 के सामने का तो लंब हो जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कोण लेंगे प्रयोग करेंगे उसके सामने का लंब। 90 का ये कोण, 90 का इसके सामने का, तो कर्ण हो जाए बचा जो आधार। तो ये तो आपके क्या रहेगा, लंब, किनार लंब हो जाएगी, और आधार, ये आधार आधार ही रहेगा। नीचे वाले अधिकतर सवालों में आधार नीचे वाला ही है, आप चाहो तो भूलो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आधार नीचे वाला ही है। तो देखो लंब बटे आधार करेंगे, टेन टेन 60 हो जाएगा, टेन 60 लेना पड़ेगा अपने को, लिख दिया टेन 60। क्यों लिया, क्यों, क्योंकि अपन ने लंब में आधार का भाग लगाया। सर चेंज कर देते तो, बुआ जी को फूफा जी और फूफा जी को बुआ जी करते थे तो, हाँ बिल्कुल सही, फिर चेंज हो जाता ना बुआ जी, भाई लंब बटे आधार, आधार बटे लंब कर लेते, तो फिर टेन का उल्टा हो जाता, कोट कोट हो जाता, ठीक है। तो इसलिए लंब बटे आधार ही करना। लंब तो क्या हो गया आपके ए बी, और आधार हो गया आपके ए पी। क्या हो जाएगा आपके, लंब तो हो गया आपकी ए बी, और आधार हो गया ए पी, या पी ए बी लिख सकते हो, ठीक है। चाहो तो ये ए बी हो गया, ये ए पी लिख दो, चाहो पी ए लिख दो, कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो आपके टेन 60 का मान अभी हाल अपन ने प्रयोग किया था, ठीक है, टेन 60। आप त्रिकोणमिति सारणी में देखोगे तो अंडर रूट 3 होता है, लेकिन इसमें पीछे नहीं दिया है देखो, ठीक है। तो इसका मान अंडर रूट 3 लिख दिया अपन ने, लिखा अंडर रूट 3। और एबी का मान देखो, जो कि मीनार की ऊंचाई है 45, और एपी ना तो दिया है ना पूछा है, इसको आप एक्स मान लो, ये एक्स मान लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा आपके 45 बटे क्या हो गया एक्स। देखो इसका गुणा इधर करूंगा तो एक्स यहाँ आ जाएगा, ये 45, ये अंडर रूट 3 का गुणा इधर करूंगा तो इधर आ जाएगा, यानी कि एक्स यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अब मैं इसमें हर एक पदी है, जब एक पदी हो तो बस इसी का ही गुणा भाग कर दो, अपरिमेय संख्या का, केवल अपरिमेय का करना, इसके साथ परिमेय हो तो उसका नहीं, के गुणा में हो तो देखो यहाँ पर अंडर रूट 3 से ही अपन ने क्या कर दिया, गुणा भी कर दिया और ये भाग भी कर दिया। देखो ऐसा करने से कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, इससे कट जाएगा। लेकिन देखो अंडर रूट 3 में अगर अंडर रूट 3 का गुणा करते हो तो कितना आ जाए 3, और 3 से ये अंडर रूट तीन नहीं, 3 है ये, अब 3 हो गए। 3 से 45 काट सकते हैं ना, देखो 45 के बटे में क्या आ गया 3 आ गया, क्योंकि अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का गुणा करें तो 3 आ रहा है। तो यहाँ पर 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, तीनों पांच 15, यानी कि 15, इसका मान 15 आ गया, ठीक है। ये इस पूरे का मान कितना आ गया 15, और ये अंडर रूट 3, एक्स बराबर क्या आ गया आपके, देखो 15 वर्गमूल 3 मीटर आ गया, ठीक है। बहुत ही प्यारा था, ये एक्स का मान आ गया। चलो ये मान आ गया, लेकिन अपने को तो भवन की ऊंचाई निकालनी है। चलो अब ये वाला त्रिभुज ले लो, कौन सा, ए पी क्यू में समकोण त्रिभुज ए पी क्यू ले लो अपन ने समकोण त्रिभुज ए पी क्यू में, ठीक है। देखो इसमें भी वही आएगा, देखो ये 30 का एंगल आ रहा, कोण आ रहा 30 के सामने का, तो ये लंब हो गया भवन। ये तो आधार ही है, लंब बटे आधार कर लो, क्योंकि कर्ण ना तो दिया है ना पूछा है, 90 का कोण ये रहेगा, इसके सामने का कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी लंब बटे आधार कर लेंगे, टेन 30 हो जाएगा, इसमें क्या आएगा प्यारे दोस्तों, टेन 30 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि लंब में अपन ने इसमें भी आधार से भोग लगाया, से ध्यान रख। तो लंब तो क्या हो गया आपके पी क्यू, और आधार हो गया ए पी या पी ए, ठीक है। तो लंब तो हो गया आपके पी क्यू, और आधार हो गया आपके पी ए या ए पी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब यहां से आगे देखते हैं, देखिए अपन, ठीक है। देखो टेन 30 का मान आप जानते हो, टेन 30 का मान 1/वर्गमूल 3 होता है। अपन ने बराबर के इधर चलते हैं, चलो चलो टेन 30 का मान 1/वर्गमूल 3 होता है, 1/वर्गमूल 3। पी क्यू का मान भवन की ऊंचाई है, जो कि एच मान रखी है अपन ने, एच लिख दी अपन। और देखो एपी का मान जो कि आधार है एक्स है, और एक्स का मान कितना आया था 15/3, तो चाहो तो डायरेक्ट ही 15/3 लिख सकते हो। अब आप चाहे एक्स लिखोगे, एक्स का मान फिर आप इससे यहाँ रखना पड़ेगा आपको, एक्स का मान कितना निकाल लिया था 15/3 निकाल चुके हैं अपन, इस एक्स का मान निकाला 15/3, तो डायरेक्ट ये लिख दिया अपन ने 15/3। तो देखो अब इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसका गुणा में 15/3 बटे में ये वर्गमूल 3, इधर क्या आया देखो एच, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कटा, एच बराबर 15 बचा, एच का मान कितना आ गया 15 मीटर आ गया। बहुत ही प्यारा सवाल था ये आ गया 15। तो अतः अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर 15 मीटर होगी, ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल था। 15 मीटर होगी ये आपके जो है, देखो आपके 21वें का अथवा वाला प्रश्न था आपके, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो पुनः रिपीट करके देख सकते हो। अब ये आ जाता है, देखो आपके अगला वाला 22वां प्रश्न आ जाता है, ये आपके 22वां प्रश्न आया।
ये आपके आंकड़ों का बहुलक पूछा है इसने, बहुलक अपने को जो है ज्ञात करना। जेड जो है बहुलक अपने को जो है ज्ञात इसमें। ठीक है, तो देखो बहुलक के लिए डायरेक्ट ही इसमें आपको जो है सारणी बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है इसमें। चलो देखते देखे इसको, बहुलक ज्ञात करना है। देखो बहुलक का अगर आपको जो है फार्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हो, आसानी से, बहुत ही आसानी से आप जो है इसको जो है लिख सकते हो, कर सकते हो। अगर बहुलक का आपको जो है फार्मूला अगर याद है तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। जैसे देखो बहुलक, बहुलक क्या होता है आपके जेड बराबर, ये 22वां प्रश्न, जेड बराबर होता है बहुलक, चलो नीचे लिख लेते हैं, बहुलक जेड बराबर क्या होता है, बहुलक जेड बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है आपके H। ये आपकी क्या हो गया देखो बहुलक। बहुलक यानी कि आप ऐसा ना समझे कि ये बहु का लक है, ठीक है, ये आपका भी लक है। ठीक है, 2025 में वार्षिक परीक्षा का 22वां प्रश्न है जो कि आपका लक है। ठीक है, ये F1 F0, ठीक है, फिर टू F1 F0 F2 H L, ये F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। फिर आपके F0 आ जाएगी बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या आ जाएगी, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबार। H क्या आ जाएगा, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। और L आ जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो चलो मैं बारी बारी से सबको बताते हुए आपको जो है लिख दो हल। चलो देखते हैं इसका हल। 22वें प्रश्न का जो है आप सर देखते हैं, बहुत ही प्यारा है बहुलक। तो चलो देखो, आपके अगर यहाँ पर देखते हो तो देखो अधिकतम बारंबारता कितनी है, बोलो 8। ठीक है, ये देखो परिवारों की संख्या है जो कि बारंबारता ही है। इस यहाँ 7 है, 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतम बारंबारता 8 वाला जो वर्ग होगा 3 से 5, ये बहुलक वर्ग हो जाए 3 से 5। ठीक है, बहुलक वर्ग क्या निकाला अपन ने, बहुलक वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग अंतराल क्या होगा, 3 से 5। ठीक है, कौन सा, अधिकतम बारंबारता 8 वाला, अधिकतम बारंबारता 8 वाला, अधिकतम बारंबारता वाला। ठीक है, अधिकतम बारंबारता वाला 3 से 5 वाला। ठीक है, तो ये बहुलक वर्ग की क्या होगी बारंबारता, इसको F1 से लिखते हैं। ये 8 क्या हो जाएगा आपके F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, जिसको F1 से लिखते हैं, F1 आ जाएगी आपके कितनी हो रही 8। फिर आता है बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, जो कि आ जाएगी आपके 7। बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता जिसको F0 से लिखते हैं, तो ये कितनी आ रही 7। फिर आती है F2 बहुलक वर्ग के, ये आपके F0 आ गया, और इधर वाली हो जाएगी F2। F0 जीरो पहले आएगा, सिंपल सी बात है, F0 1 से पहले 0 और 1 के बाद 2 आएगा। तो बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता 7, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता 3, ये लिख दिया। H अब आता है देखो आपके H ये बहुलक वर्ग अंतराल जो आया इसका अंतर, H क्या आ जाएगा, इन दोनों का अंतर, यानी 5 माइनस 3 बराबर 2 होगा। सर सबका ही 2 है, हाँ 2 सबका 2 है साहब, सबका ही 2 है, क्लियर दोस्तों, सबका ही 2 है। तो H लेकिन ये है तो इसका ही है। फिर आता है देखो L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये उच्च सीमा 3, निम्न सीमा उच्च 5 सीमा, तो निम्न सीमा है, तो ये सीमा जीजी है, इस जीजी का मान कितना आ गया 3, 3 आ गया।
तो अब ये सारे मान इसमें रख दो साहब, तो जेड बराबर आपके आ जाएगा एल का मान, देखो एल का मान 3 था, 3 लिख दिया साहब, प्लस क्या है देखो F1 F0, ये देखो F1 F0 यानी कि 8 माइनस 7, 8 माइनस 7, फिर ये 2 ऐसे लिख दिया, फिर F1 का मान कितना है देखो 8, 8 लिख दिया, माइनस F0 का मान कितना है आपके 7, क्या लिखा 7, माइनस फिर F2 आया, देखो F2 का मान 3 था, 3 लिख दिया, इनटू H आया, H कितना है देखो आपके 2, ये 2 लिख दिया। चलो आगे हल करते हैं, जेड बराबर ये 3 प्लस 8 में से 7 घटा 1, देखो 2 8 16, तो ये हो गए, माइनस 7 और 3 10 हो गए, इंटू कितना हो गया 2, तो जेड बराबर हो गया आपके 3 प्लस 2 1 कम 2, तो ये हो गया 16 में से 10 चले जाएंगे 6 बच जाएंगे, ठीक है, 16 में से 10 घटा 6 हो गया, क्योंकि -7 -3 -10 होता है, तो ये -10 लिख दिया, ठीक है। तो देखो 2 से काटा 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 1/3 आया, 3 प्लस 1/3 है, 3 से ही 1/3 है, तो ठीक है, 3 से ही 1/3 आ रहा है, ये आपके 3 से ही 1/3 आया आपके, ये क्या आया देखो बहुलक आया, 3 से ही 1/3 जो बहुलक है इसका, तो देखो यहां पर देखो 7 - 3 लिखा, जबकि आपके इसका मान कितना था, F2 का मान आपके कितना था प्यारे दोस्तों, F2 का मान F1 आ गया, पर देखो आपके F2 का मान आपके कितना आ रहा है यहाँ, ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो अपन ने क्या किया, 7 और 3 10 हो गया, तो 16 में से 10 घटा आपके, देखो 16 में से 10 घटा 6, ये 2 1 कम 2, 2/6 आया, 2 से काटा 2 1 कम 2, 2 तिया 6, तो 3 प्लस 1/3 आया, यानी 3 से ही 1/3 आया, यानी कि आपके क्या आ गया देखो जेड बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 10/3, क्यों, क्योंकि देखो ये 3 प्लस आपके 1/3 है, इसको चाहो तो 3 से ही 1/3 भी लिख सकते हो, एक ही बात है दोनों को, चाहो तो यहाँ भी लघुत्तम लोगे तो 3 तिया 9 और 1 10, 10 क्या हो जाएगा आपके 3, यहाँ भी देखोगे देखो इसका गुणा इसमें करो, इसको जोड़ो, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 हो रहा है, दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ आप भाग भी लगा सकते हो, चाहो तो 3 से ही 1/3 भी लिख सकते हो, भाग लगाओगे देखो 3 तिया 9, 0.3 तिया 9, 3 तिया 9, ये आते ही जाएंगे, तो ये आपके बहुलक आ जाएगा, 3 दशमलव क्या हो जाएगा आपके 3 3 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 3 3 आते ही जाएगा, क्योंकि आप जेड का मान ये आपके क्या आ गया बहुलक आ गया, बहुत ही प्यारा और सिंपल सा सवाल था, तो अपन लिख देते हैं, अतः उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक, अतः उक्त या उपरोक्त आंकड़ों का, आंकड़ों का बहुलक, बहुलक कितना हो जाएगा 3.3 होगा, कि प्यारे दोस्तों ये आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक थी उसका आपके उदाहरण 5वां था आपके, ठीक है, उदाहरण 5वां था, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल था, देखो अथवा, इसके अथवा में कौन सा आता है, ये 2200 प्रश्न था, इसके अथवा में देखो देखते हैं कौन सा आता है, ये आपके सवाल हो गया, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया डबल पुनः रिपीट करके भी देख सकते हो प्यारे दोस्तों आप, ठीक है, पुनः रिपीट करके भी से देख सकते हो, -7 -3 -10 हो गया, 2 8 16 हो गया, 8 में 7 घटा 1 हो गया, ये 2 2 का गुणा 1 में किया 2, 16 में से 10 घटा 6, 2/6 3, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर इसका गुणा इसमें करके इसको जोड़े 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 आ जाएगा, 10 में 3 का भाग लगाओगे 3.3, 3.33 भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ये आ गया बहुलक, देखो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके इसमें, अथवा वाला प्रश्न आ जाता है इसका, माध्य साक्षरता दर पूछी उसने, माध्य साक्षरता दर पूछी उसने, माध्य पूछा इसने, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि इसकी माध्य साक्षरता दर जो है क्या होगी, एक निम्नलिखित सारणी 34 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य विधि से ज्ञात कीजिए, माध्य साक्षरता दर कल्पित माध्य विधि से अपने को जो है ज्ञात करनी है, ठीक है, इसको अपने को जो है कल्पित माध्य विधि से जो है ज्ञात करनी है,
कल्पित माध्य विधि से इसको जो है अपने को क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना है। चलो कल्पित माध्य विधि से इसको जो निकालेंगे, देखो इसमें साक्षरता दर दे रखी है इसने पहले नंबर पर, तो साक्षरता दर, साक्षरता दर प्रतिशत में दे दी इसने, साक्षरता दर दे रखी है देखो इसने प्रतिशत में, 45 से 55, फिर आ रहा है देखो आपके 55 से 65, फिर आ गया देखो 65 से 75, फिर आ गया आपके 75 से 85, और फिर 85 से आ गया आपके 95। प्यारे दोस्तों 85 से 95 आ गया। और यहाँ देखो नगरों की संख्या दे दी इसने, नगरों की संख्या, नगरों की संख्या दे रखी देखो 3, 10, 11, 8 और 2, ये नगरों की संख्या दे दी इसने। ठीक है, चलो आगे हल करते हैं इसको। यहाँ आ जाएगा देखो अपने योग, ठीक है, ये आ जाएगा आपके देखो एफ आई, इसको एफ आई लिख दिया अपन ने। ठीक है, ये आपकी कल्पित माध्य विधि के द्वारा जो है अपने को इसको हल करना, कल्पित माध्य विधि के द्वारा माध्य साक्षरता दर का ध्यान करना है। तो देखो यहाँ आ जाता है आपके एक्स यानी कि मध्य बिंदु, चाहो तो एक्स भी लिख सकते हो, इसको एक्स आई भी लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा देखो मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु दोनों का मध्य बिंदु होता है, किसका, इन दोनों का। वैसे तो देखो इन दोनों के 45 और 55 के बीच में 50 आता है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट ही 50 लिख दो। ठीक है, क्या आ जाएगा 50। फिर इन दोनों के बीच में देखो कौन आ रहा है, 60। ठीक है, इन दोनों के बीच में 70 आ रहा है। आप कह रहे हो सर ऐसे ही पता चल रहा है, 50 आ गया, 60 आ गया, 70 आ गया, तो फिर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके 90। इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, या दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाओगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु या माध्य बिंदु है। तो दोनों को जोड़कर निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2 से भी निकाल सकते हो। तो अपन जोड़ोगे तो देखो 5 और 5 10 के शून्य, हासिल 1, 5 4 9 और 1 10, हासिल का था ना, 2 से काटा 2 5 10 0, 50 आ जाए। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दोगे, आ जाएगा, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दोगे, आ जाएगा। और वैसे ही मध्य बिंदु है तो दोनों ओर से कहाँ रहेगा, बोलो मध्य में रहेगा। इधर से और इधर से 45 और 55 के बीच में 50, 65 और 75 के बीच में आप 60, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपकी कल्पित माध्य विधि है। तो यहाँ पर कल्पित माध्य विधि में आपके क्या आ जाएगा, देखो डी आई, और ये क्या होता है आपके एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए आ जाएगा, डी आई आ जाएगा कल्पित माध्य विधि में। ठीक है, कल्पित माध्य विधि है तो एक्स आई माइनस ए, देखो एक्स आई तो ये है, इनमें से आपको ए ढूंढना है, चाहो तो आप ए ये भी ले सकते हो, ये बीच वाला मान भी ले सकते हो। ए का मान अपन ने कितना लिया, 70। ठीक है, यानी कि अब ये वाला मान फिक्स हो गया आपके, यहाँ पर 70 आ जाएगा, एक्स आई माइनस क्या हो गया आपके 70, यानी कि एक्स आई के मान में 70 घटा घटा के लिखना है। तो चलो ये एक्स आई के मान, ये देखो 70, यहाँ एक्स आई का मान कितना आएगा 70, 70 माइनस 70 0। यहाँ देखो यहाँ एक्स आई का मान कितना आया, देखो 80, यहाँ 80 माइनस 70 कितना हो जाएगा 10। यहाँ देखो एक्स आई का मान कितना हो गया 90, 90 माइनस 70 कितना हो गया 20। इनके 0 10 20 30 40 ऐसे आएगा, तो ऊपर माइनस में आ जाएगा, -10 -20 -30 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो लिखो, यहाँ देखो यहाँ 60 लिखेंगे, 60 में से 70 घटाएंगे माइनस के 10, यहाँ 50 में से 70 घटाओगे -20, ये आ जाएगा। इस प्रकार से भी निकाल सकते हो प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्तों।
मेरे फेयर एंड लवली के दुलारों, फेयर एंड लवली से आपके चेहरे पर आया निखार, इसीलिए आप जो है मेरे प्यारे दोस्त बन गए। ठीक है, चलो फेयर एंड लवली की भैंस भी गोरी हो जाती। चलो देखते देखे, कोई फालतू बात नहीं करते, चलो अपन चलते हैं साहब। सर आपके क्या दौरे पड़ते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, सही बात कर रहे हो। ये हाँ आपके आ गया डी आई, डी आई आ गया। अब एफ आई और डी आई का गुणा यहाँ आएगा, एफ आई इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके डी आई, एफ आई इंटू डी आई, इन दोनों का गुणा आएगा, यानी कि इन दोनों का गुणा प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, 60 हो गया है तो ठीक है, माइनस प्लस माइनस 10 गुणा 10 कितना हो रहा है देखो 100, 10 गुणा 10 100 हो गया। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे अपन, ठीक है, एफ आई इंटू डी आई आ रहा है, इन दोनों का गुणा करेंगे, जीरो में किसी का गुणा करो जी, यहाँ गुणा करेंगे 8 धाम 80 हो रहा है, यहाँ गुणा करेंगे 2 20 गुना 40 हो गया, या आपके एफ आई इंटू डी आई हो गया। देखो 34 नगर है, इन सबका जोड़ तो आपके जो सिग्मा, जिनका जोड़ करना है उनके सामने सिग्मा लगाया जाता है, तो सिग्मा एफ आई लिखा, यानी कि सभी एफ आई का जोड़। ठीक है, तो इन सबका जोड़ चूंकि 34 नगर है इसने दिया, देखो 34 नगर थे तो 34 आएगा इसका जोड़, तो साहब इन सबका जोड़ यहाँ करेंगे तो इनके सामने सिग्मा लगा दो, किसका किसके सामने बोलो, एफ आई और डी आई का जो गुणा किया है उन सबका जोड़। तो देखो आप इन दोनों को अगर जोड़ोगे 40 और 80 120 हो गया है, तो प्लस का, ये दोनों माइनस के जुड़ेंगे तो -60 -10 -70 हो गया। और देखो अब ये प्लस की और ये माइनस की, इसमें से इसको घटा देंगे तो देखो 0 में 0 घटा 0, इधर 12 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, 50 बच गया। ठीक है, 50 आ गया प्लस का, प्लस का 50 आ गया। तो आपके देखो अपने को माध्य निकालना, माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि का अपने को क्या करना, तो कल्पित माध्य विधि में देखो माध्य निकाल लेते चलो। अब देखो इस ए का मान तो ये आ गया, ठीक है, ए बराबर तो आपकी 70 हो गया आपकी। अब देखो माध्य का फार्मूला क्या होता है आपके, माध्य बराबर, देखो अगर माध्य बराबर x बार से लिखते माध्य को, माध्य बराबर क्या होता है आपके, सबसे पहले देखो a आता है, a लिख दिया, इसमें इसका भाग लगेगा हमेशा, सिग्मा एफ आई इंटू क्या हो गया आपके डी आई, एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे क्या हो जाएगा आपके सिग्मा एफ आई हो गया, देखो आपके, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है ये, एफ सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई बटे क्या आएगा सिग्मा एफ आई। चलो तो इन सबके मान रखना है, आंसर आ जाएगा। ए का मान देखो अपन ए किसको माने थे अपन ने 70, तो इसकी जगह अपन ने 70 लिख दिया। और इसका मान देखो सिग्मा एफ आई डी आई का मान 50 आया था, 50 लिख दिया। सिग्मा एफ आई का मान अपन 34 निकाल चुके हैं, तो इसकी जगह अपन ने 34 लिख दिया। बहुत ही सिंपल है यार। ठीक है प्यारे दोस्तों, मेरे जुगाड़ों, देखो इधर, यहाँ देखो, इससे इसको डिवाइड कर देते, 2 से काटा, देखो 2 दूनी 4 2 5 10, इसको काटा 2 एकम 2 2 7 14, यानी कि 25/7 आ गया। एक्स बार बराबर निकालोगे, देखो इसका गुणा इसमें करके इसको जोड़ दो, देखो 17 7 119 हो गया, और ये 0 और लगा दिया, इसमें ये 25 आपके जुड़ जाएंगे, 25 जोड़ेंगे तो 5 9 और 2 11 की, एक हाथ से लेके एक और एक 2, और ये 1 हो गया, तो कितना आया, इसका गुणा इसमें किया, इसको जोड़ दिया तो 1215, ये कितना आ गया 17। चलो भाग लगाते से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1215 में अपन क्या करेंगे, 17 का भाग लगा, देखो 17 7 119 होता है, ठीक है, 17 7 119, 119 120 121, यानी कि 2 बच गए, ऊपर से उतारा 5, देखो 17 एकम 17, 17 और 3 20, और 5 25, यानी कि 8 बचा, भाग नहीं जाएगा, 10 में लगाया 0 लगाया, 17 5 85 ज्यादा हो जाएंगे, 17 चौक 68, 68 घटा देते चलो, इधर 10 में से 8 गया 2, इधर 7 में से 6 गया 1, 0 लगा दिया। फिर देखो 17 7 119,
एक बचा, 120 में से 19 गया, तो कितना आया देखो 71.67। ठीक है, लगभग। ठीक है, ये आपके क्या आ गया देखो, कल्पित माध्य विधि से साक्षरता, माध्य साक्षरता दर है। ये अतः माध्य साक्षरता दर, अतः माध्य माध्य साक्षरता दर कितना आ गई आपकी 71.67 होगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा सिंपल सा सवाल था, देखो अपन ने। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये देखो अब इसके अपन जो है, ये आपके अथवा वाला प्रश्न था इसका, देखिए अपन ने। अब आ जाते हैं देखो अपन 23वां प्रश्न, जो कि आपके लास्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो ये वाला, इसको देखते हैं, लास्ट वाला प्रश्न आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पुनः वीडियो रिपीट करके देख सकते हो प्यारे दोस्तों, आप बार बार देखो उसको, ये जब तक आपको सिंपल नहीं लगता है। स्टार्टिंग में देखो पहला नंबर वाला जो पार्ट होता है सबसे ज्यादा इसीलिए याद होता है, क्योंकि सबसे बाल अपन अपनी जो नोटबुक खोलते हैं सबसे पहले इसी की झलक दिखाई, तेरी शर्फी है ना, जो भाई साहब ये झलक ही वही है, तो दिखाई देगी तो याद होगी। ठीक है, तो चलो इसको भी ऐसा ही करो, चुन चुन के आप जो है याद करो। देखो 23वां वेरी आईएमपी प्रश्न है, और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो इधर 23वां प्रश्न आ जाता है इस बार, बहुत ही प्यारा सिंपल सा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती। दोनों में आप देखो दो जोड़ दिया, अंश में भी और हर में भी भिन्न है, अंश बटे हर हो जाएगा। तो दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में तीन जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना, तो देखो जो ज्ञात करना है वही अपन ज्ञात करते हैं। तो अपन ने मान लिया, ठीक है, अपन ने मान लिया वो क्या है, 9/x/y। अपन ने भिन्न क्या मान ली, भिन्न जो है x/y है। देखो 23वां है आपके वार्षिक परीक्षा पेपर 2025, जो वार्षिक परीक्षा हुई थी मध्य प्रदेश बोर्ड की, उसमें लास्ट वाला प्रश्न है, 4 4 अंक के यहाँ पर। ठीक है, तो देखते देखिए अपन ने जो पूछा है वो मान लेते हैं। तो अपन ने मान लिया, माना कि भिन्न भिन्न x/y है। भिन्न पूछिए, जब तक एक्स और वाई का मान नहीं आएगा आपके पास भिन्न नहीं आ सकती है। तो अपन ने भिन्न को ही x/y मान लिया। एक्स का मान और वाई का मान आएगा, एक्स की जगह एक्स का मान रख देंगे, वाई की जगह वाई का मान रख देंगे, आपके भिन्न आ जाएगी प्यारे दोस्तों। चलो देखते देखते, यहाँ पर आ जाता भिन्न x/y हो गया। अब देखो प्रथम स्थिति, ये भिन्न आपकी x/y, ये x/y, और ये अंश हो गया, और नीचे वाला हर हो गया। हर हर, चलो देखते, हर हर जय श्री माँ, हर हर महादेव। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दे, भाई अंश में भी दो जोड़ दिया साहब, और हर में भी दो जोड़ दिया। ठीक है, देखो अंश में भी दो जोड़ दिया और हर में भी दो जोड़ दिया, दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो उसने क्या कहा, दो जोड़ दिया जाए तो भिन्न, तो वह 9/11 हो जाती है। दोनों में जैसे ही अपन ने दो जोड़ा तो कितना हो जाता है आपके, 9/11 हो जाती है आपके भिन्न। 9 क्या हो गई, 11 हो गई। दोनों में अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया साहब, अंश में भी दो जोड़ दिया, हर में भी दो जोड़ दिया, दोनों में जैसे दो जोड़ा तो वो क्या बोल रहा है, ये जो भिन्न थी 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती। तो चलो इससे एक समीकरण निकालते हैं। तो देखो 11 का गुणा x में करेंगे, 11 गुणा x में किया है 11x हो गया, प्लस 11 गुणा 2 में 11 दूना 22 हो गया। 2 का गुणा y में होगा, देखो y का गुणा 9 में होगा, 9y हो गया। 2 का गुणा 9 में 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो सबको जीरो के बराबर कर लो, सबको इधर लाओ, ये 11x इधर है, प्लस का 9y इधर आया, माइनस का 9y, ये 22 पहले से ही देखो इधर है, प्लस का 18 इधर आएगा, माइनस का 18, यानी कि 22 में से 18 घटा दो, तो 22 में से 18 घटेंगे तो कितने, 18 2 20 2 22, यानी 4 बच जाएंगे, प्लस के 4 बच जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके, प्लस के 4 बच जाएंगे, प्लस के 4 हो गए बराबर 0। ये आपकी समीकरण नंबर 1 आ गई, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। ये आपकी समीकरण 1 आ गई। वैसे अब क्या पुनः क्या बोल रहा है, ये भिन्न है आपकी x/y। ठीक है, ये अंश है, ये हर है, क्या कहा उसने,
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 जोड़ हो जाती है। दोनों में अब यहाँ पर पुनः 3 जोड़ रहा है, इसमें भी जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया, तो ये कितनी हो जाती है, देखो 5/6 हो जाती है। ऐसा ही कहा उसने, जैसा उसने कहा वैसा किया है। आप चाहो तो स्थिति 1 और स्थिति 2 भी इसको लिख सकते हो। ये प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर वह 5/6 हो जाती है, तो 5/6 कर दिया। तो चलो अब भिन्न निकालना, इसका गुणा 6 का गुणा x में किया 6x हो गया, 6 का गुणा 3 में 6 × 18 हो गया, y का गुणा 5 में 5y हो गया, प्लस 3 का गुणा 5 में 3 × 5 = 15 हो गया। चलो सबको 0 के बराबर कर लो, इधर ये 6x इधर है, प्लस का 5y इधर आया, माइनस का 5y, देखो 18 इधर ही है, प्लस के 15 इधर आएंगे, माइनस के 15 हो जाएंगे ना, 18 में से 15 घट जाएंगे, तो 18 में से 15 जाएंगे तो प्लस के 3 बच जाएंगे, बराबर क्या आ गया 0। ये आपकी आ गई समीकरण 2 आ गई। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये समीकरण आपकी 2 आ गई, ये समीकरण आपकी 1 है। ठीक है, आप विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर सकते हो, जो भी आपको उचित लगे। ठीक है, तो चलो अपन इसको विलोपन विधि से कर लेते हैं। विलोपन विधि में x का विलोपन करेंगे, x का, आप चाहो तो y का भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका गुणांक 6, 6 का गुणा इस समीकरण में कर दो, इसका गुणांक 11 है, 11 गुणा इसमें कर दो, दोनों के चिन्ह समान है, ये भी +11 +6, तो इसमें से इसको या इसमें से इसको घटा दो, तो देखो ऊपर वाली बड़ी है, बड़ी में से छोटी घटा दो। यानी कि अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आपके क्या किया अपन ने, समीकरण 1 जो है, ये समीकरण 1 है, 1 में कैसे गुणा करेंगे 6 से, और नीचे वाली कौन सी है 2, 2 में कैसे, ये समीकरण देखो आपकी कौन सी 2, 2 में किससे गुणा करेंगे 11 से। ठीक है, 11 से गुणा कर, और क्या करेंगे 1 में से 2 को घटा देंगे, घटाओ चलो, पहले 6 का गुणा इस समीकरण में करो, 6 का गुणा 11 में करेंगे, 11 छंग 66 छठ, ये माइनस, ये माइनस, देखो 6 का गुणा 9 में करें, 6 नम 54y, 54y हो गया, प्लस 6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस 24 बराबर 0। अब देखो 2 में 11 का गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या 8 छंग 66, 66 x, ये माइनस लगा देंगे, देखो 11 गुणा करेंगे, 11 5 55y माइनस 55y। ठीक है, प्लस 3 है, देखो 3 में 11 गुणा करेंगे, 8 33 हो जाएगा, प्लस का 33 बराबर 0। चलो घटाओ, अब देखो 1 में से 2 घट रही है, 1 में से 2 घटेगी तो 2 के चिन्ह बदलेंगे इसके, ये प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो देखो 66x में से 66x घट जाएंगे, तो 0 हो गया। यहाँ देखो 55 में से 54 घटेंगे, 55y में से 54y घटे, क्योंकि अब चेंज चेंज कर दिया, चिन्ह चेंज कर दिया, यस चिन्ह चेंज कर दिया, प्लस का 55y में से 54y गया, तो प्लस का 1y बच गया, और यहाँ -33 है और प्लस के 24 है। ठीक है, तो अब 24 में से अपने को क्या करना है, 33 घटाना है, या 33 में से 24 घटा दो, क्योंकि देखो दोनों बराबर के इधर है, उधर जाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे, ये बराबर के इधर जाएगा तो देखो माइनस का 33 इधर आएगा, प्लस का 33 हो जाएगा, और प्लस का 24 इधर जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा, तो ये 33 था, 33 था ये, देखो प्लस माइनस का 33 बराबर को उधर जाएगा, प्लस का 33 हो जाएगा, प्लस का 24 उधर जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा, तो यहाँ घटा देंगे, इधर हासिल लूंगा, 13 में से 4 गया तो कितना बच जाए 9, इधर हासिल लेंगे 13, 13 में से 4 घटेगा 9, यहाँ देखो 2 में से 2 गया, एक 2 में से यहाँ एक हाथ से लगा, 2 में से 2 गया, 0 आ जाएगा, यानी कितना आया बराबर के उधर 9, यानी कि y का मान सीधा ही आपके पास में कितना आ गया 9, y का मान तो आपके पास 9 आ गया। बस x का और निकालना है, समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप जो है मान रखोगे, तो चलो समीकरण 1 में ही अपन काय का y का मान रख देंगे तो x का आ जाएगा, तो लिख दिया अपन ने समीकरण
समीकरण एक में y का मान रखने पर y की जगह अपन 9 लिख देंगे। देखो ये y है, इसकी जगह 9 लिखेंगे। 11 माइनस 9 तो ऐसे लिख दिया मैंने, 11x माइनस, ये y की जगह 9 लिख दिया। ठीक है, y की जगह कितना लिख दिया अपन ने, 9 लिख दिया। चलो 9 लिख दिया, 9 बटे 11, 9 प्लस 4 बराबर 0, प्लस 4 बराबर 0। ये 11x इधर रखा, देखो बराबर के अपन उधर देख लेते, ये बराबर के। देखो ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 90 90 81 हो गया, प्लस का 4 उधर गया, माइनस का 4 हो गया, इधर 11x बच गया। इधर हासिल हो, 11 में से 4 गया 7, यहाँ एक हाथ चला गया, यहाँ 7 बच गया। ये 11x से ये 11 इधर जाएंगे इसके बटे में, 4 7 77, 11 से कट गया, 11 7 77। तो देखो उसने भिन्न पूछी थी, अतः अतः भिन्न, भिन्न देखो आपकी x बटे y थी और x का मान 7 आ गया, x की जगह 7 लिखा। और y का मान कितना आया था, देखो आपके y का 9, तो 9 लिख देंगे, तो 7 बटे 9 होगी। बहुत ही प्यारा सवाल था प्यारे दोस्तों, ये आपके 23वां था। देखो इसके अथवा वाला देखते, बहुत ही प्यारा सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, आपके जो पेपर जो है इसका लास्ट वाला प्रश्न भी है। ये देखो विलोपन विधि से पूछा गया है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, विलोपन विधि से पूछ रहा है ये बात। ठीक है भाई, विलोपन विधि से किया अभी अपन, ये आपके प्रश्न है। देखो बहुत ही प्यारा और सिंपल सा, ये विलोपन विधि से ही हल किया था अभी अपन ने। ठीक है, क्या है देखो सवाल आपके 23 के अथवा वाला है। पहला समीकरण क्या है, देखो 2x माइनस 3y बराबर 4। दूसरी समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। क्या आपके समीकरण सी एक है और ये है आपके 2। ठीक है, कौन सी, विलोपन विधि से इसको बोला है इसने, विलोपन विधि। विलोपन विधि का प्रश्न है साहब, ये आपकी विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करना। भाई एक्स या वाई जो चर है उसके गुणांक बराबर कर दो, और फिर अगर चिन्ह समान है तो घटा दो, सिम चिन्ह समान है तो घटाओ, चिन्ह विपरीत है तो जोड़ दो। तो देखो यहाँ एक्स के गुणांक अगर बराबर करोगे, दोनों धन है, ठीक है, ये भी एक्स धन है, ये भी एक्स धन है, तो घटा देंगे। और वाई के चिन्ह उल्टे है, अगर यहाँ 3 है यहाँ भी 3 का गुणा कर दोगे तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो अपन एक्स के विलोपन के लिए लिखिए, एक्स के विलोपन के लिए, विलोपन विधि में एक्स का विलोपन करेंगे। एक्स के विलोपन के लिए एक्स का अगर आप विलोपन करोगे तो क्या करना है, समीकरण एक में से आपको 2 तो घटाना ही है, लेकिन पहले समीकरण एक में काय से गुणा कर देंगे, 2 का। क्योंकि देखो यहां जैसे 2 का गुणा करूंगा, 2x कट जाएगा, x का मान आ जाएगा। इसलिए अपन ने क्या किया, समीकरण एक में काय से गुणा करे, 2 से, और समीकरण 2 में, सॉरी, समीकरण 2 में काय से गुणा करे, 2 से, और उसको एक में से घटा रहे। चलो तो ये तो ऐसे लिख दिया अपन ने, तो x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दे, यहाँ 2 से गुणा करूंगा, 2 का गुणा x में 2x, 2 का गुणा y में 2y, 2 का गुणा 5 में 2 5 10। अब समीकरण एक में समीकरण 2 घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएं, क्योंकि इसको घटा रहे, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये भी प्लस तो माइनस, प्लस के 2x से माइनस के 2x घट गए, माइनस 3y माइनस 2y माइनस के 5y, और 4 में से 10 घटाएंगे। ठीक है, देखो माइनस 2y माइनस 3y माइनस के 5y हो गए, तो ये माइनस के क्या हो गए आपके, ये 5y हो गए, माइनस 3y और माइनस 2y माइनस के 5y हो गए। और यहाँ देखो 10, 4 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के 6 बच जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपके 6/5। ये गुणा में इधर जाएगा, बटे में चला जाएगा, 6/5। देखो y का मान आ गया। अब अपने को x का और निकालना है। जो समीकरण आपको सरल लग रही है उसमें y का मान रख दो, ये सरल लग रही है इसमें y का मान रख देते हैं। तो क्या किया अपन ने, ओहो क्या किया, क्या किया, क्या
समीकरण 2 में अपन ने समीकरण 2 में y का मान रखने पर y की जगह जो y का मान 6/5 निकाला, यहाँ 6/5 लिख दे तो x प्लस 6/5 x प्लस 6/5 बराबर 5। x बराबर देखो ये 5 इधर है, ये प्लस का 6/5 उधर जाएगा माइनस का 6/5। देखो इसका गुणा इसमें करेंगे 5 25 माइनस 6 बटे क्या आ जाएगा 5, यानी 25 में 6 घटेगा 19, 19/5 आ गया। क्या आ गया देखो हल हो गया विलोपन विधि से। x बराबर 19/5 y बराबर 6/5 अतः अतः रेखिक या रेखीय रेखीय समीकरण समीकरण युग्म युग्म का हल क्या आ रहा है x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5 होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्रश्न था ये, वेरी आईएमपी प्रश्न था। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपके देखो 23 का अथवा वाला भी था, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आईएमपी पेपर है आपके 2026-27 के सत्र के लिए। 27 में आपकी जो है 26 में अभी जो है 25-26 की परीक्षा हुई थी, तो 27 में आपके 26-27 की परीक्षा होगी, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है 2025 का पेपर। क्योंकि देखो अभी जो 26 में परीक्षा हुई थी उसमें जो आपके जो है 24 के जो सवाल थे सबसे ज्यादा पूछे गए थे, 27 में इसके सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छे से इसको 2025 का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है मैंने आपके लिए जो है आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्ट लर्न पर जो अपलोड किया है उसकी पूरी प्लेलिस्ट देखिए, 4 भाग में इसको अपलोड किया है। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें अपने प्यारे चैनल को प्यारे मित्रों, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए स्टूडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल दोस्तों, चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।